हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आपका स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आप तमाम साथी उन लक्ष्यों को प्राप्त करें, जिसके लिए आप अथक प्रयास कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम संविधान के टॉपिक पर चलते हैं। आज हम साथियों संविधान के बेसिक नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान साथियों, संविधान शब्द से ही हमें आभास होता है कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है समान रूप से, विधान का अर्थ होता है विधि के अनुसार, अर्थात विधि के अनुसार यानी कि विधि मीन्स कानून के अनुसार सभी क्या हैं, समान है। उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा लिखित या मौखिक दस्तावेज जिसके अनुसार किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि ऐसा लिखित और मौखिक दस्तावेज, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, जिसके अनुसार किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संचालन व्यवस्था यानी कि ऐसा लिखित या मौखिक दस्तावेज जिसके अनुसार किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्या कराएगी, संविधान कहलाएगा। संविधान साथियों एक परिवार पर भी लागू होता है कि किसी परिवार की किस प्रकार से शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, क्या नियम होते हैं उसके, तो वह क्या हो जाएगा, उस परिवार का संविधान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देश पर भी होगा, ठीक उसी प्रकार से कोई गाँव है, गाँव पर भी होता है। तो एक शब्द सामने निकल के आता है अभी कि राज्य क्या है। साथियों, पॉलिटी में राज्य का अर्थ होता है देश से। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हम राज्य शब्द किसके लिए लेंगे, प्रांत के लिए। और यहाँ पर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में राज्य शब्द हो जाएगा देश से है, राष्ट्र से। और यदि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो देश के लिए देश शब्द काम में लिया जाता है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो राष्ट्र शब्द काम में लिया जाएगा। तो एक शब्द निकल कर आता है हमारे यहाँ पर कि राज्य। तो आप कहेंगे कि सर तो फिर ये क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये क्या है। साथियों, पॉलिटी में इन्हें प्रांत कहा जाता है। राज्य देश शब्द के लिए ही काम में लिया जाएगा ये पॉलिटी में। तो राज्य क्या है, अब ये देखेंगे। साथियों, राज्य के 4 स्तंभ होते हैं। क्या क्या कि राज्य 4 स्तंभों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से स्तंभ है वो देख लेते हैं एक बार कि यह है राज्य। 4 स्तंभ से मिलकर के राज्य अस्तित्व में आता है। एक तो जनता होनी चाहिए, दूसरी निश्चित भूभाग होना चाहिए, तीसरा है सरकार होनी चाहिए, और चौथा है संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता, ये 4 स्तंभों से मिलकर के आया राज्य अस्तित्व में आता है। कौन कौन से, जनता होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, तो सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। इन 4 स्तंभों से मिलकर क्या है, राज्य अस्तित्व में आता है। जनता यानी कि किसी भूभाग पर यदि लोगों का निवास है तो जनता का मतलब लोगों से हो जाएगा। इसमें लोग। निश्चित भूभाग, क्या जनता निवास करती है वहाँ, उसको राज्य कह देंगे? जी नहीं। इस प्रकार से तो कहीं पर भीड़ इकट्ठी खड़ी है, क्या उसको राज्य कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य के लिए इन 4 स्तंभों का होना जरूरी है। तो जनता मीन्स लोग हो जाएगा, और निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित सर्टेन एरिया होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र का निश्चित एरिया होगा और उसमें निवास करने वाले लोग होंगे, और उस पर शासन करने वाले सरकार होनी चाहिए, और उस संप्रभुता होनी चाहिए, उस क्षेत्र की संप्रभुता। यानी कि संप्रभुता क्या होती है, राज्य के बारे में तो एक बार बाद में देखेंगे, संप्रभुता के बारे में देखते हैं। संप्रभुता में होता है साथियों निर्णय लेने की दक्षता।
जैसे ये दो प्रकार की भी होती है, एक तो बाह्य संप्रभुता, एक आंतरिक संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता में तो अंतर्राष्ट्रीय संधि वगैरह किस प्रकार से राज्य करेगा, किसी समझौते पर हस्ताक्षर करना है या नहीं करना है। यदि राज्य संप्रभु है तो अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं करेगा, उसको उचित लगे तो करेगा, नहीं करेगा। और यदि आंतरिक बाह्य रूप से संप्रभु नहीं है तो किसी बाह्य दबाव के में आकर के वो संधि और समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। और आंतरिक संप्रभुता क्या हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए कि दो राज्यों के बीच में समन्वय नहीं हो रहा है और कोई तीसरा ही राज्य आकर के उसको समन्वय स्थापित करवाता है, तो क्या हो जाएगा, वो आंतरिक रूप से समन्वय नहीं है। और यदि दो राज्यों के किस प्रकार से समन्वय स्थापित करना है, तो इसके लिए यदि वो खुद निर्णय ले तो वो क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से संप्रभु हो जाएगा। ये तो होगा संप्रभुता, यानी कि निर्णय लेने की दक्षता। निर्णय लेने की दक्षता। निश्चित भूभाग बता दिया अभी आपको। अब है सरकार। सरकार क्या है? सरकार को जानने से पहले साथियों हमें राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों होती है राज्य की उत्पत्ति, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई यह जानना है। सरकार से पहले हमें देख लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई। प्रारंभिक समय में जब मानव सभ्यता अस्तित्व में आई तो क्या है कि धीरे धीरे मानव समूह में निवास करने लगे थे। और समूह में निवास करते करते मानव क्या है, धीरे धीरे एक कबीले के रूप में निवास करने लगे थे। जैसे एक कबीला ये हो गया, एक कबीला ये हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे कबीले आपस में निवास करने, समूह में धीरे धीरे कबीले को रूप लेने लगे थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करने लग गया था, आक्रमण कर रहा था अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो कभी एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करके धन को लूट रहा था, भोजन को लूट रहा था और स्त्रियों को लूट रहा था। तो इस प्रकार से एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण कर रहा था, सभी कबीले आपस में परेशान थे। तो लोगों ने मिलकर के एक व्यवस्था स्थापित की, एक समझौता किया सबने मिलकर के। इस समझौते को क्या कहते हैं साथियों? सामाजिक समझौता का सिद्धांत यह सामाजिक समझौता का सिद्धांत 3 लोगों ने मिलकर के दिया। हालांकि उनकी विचारधाराओं में क्या है, डिस्प्यूट है, फिर भी बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इन 3 लोगों ने मिलकर के यह सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। सॉरी, तो कौन सा है, किन किन लोगों ने दिया था? हॉब्स, लॉक और रूसो ने मिलकर के यह सिद्धांत दिया था। क्या दिया था कि एक कबीला दूसरे कबीले पर नहीं आक्रमण करेगा। हाँ, ये एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण कर रहा था, न कोई व्यवस्था थी। इसी को क्या कहा जाता है कि कभी यह कबीला इस पर आक्रमण कर रहा है, कभी यह कबीला तीसरे कबीले पर आक्रमण कर रहा है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस कबीले को कबीला कल्चर कहा जाता है। कबीला कल्चर क्या है? कबीला कल्चर कि कबीला कल्चर ऐसे कि एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण कर रहा है और कभी धन लूट रहा है, कभी स्त्रियां लूट रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगी कबीले कल्चर में कि ऐसी व्यवस्था होती है इसके अंदर, कबीला व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था जिसका कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था जिसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना कोई विधि है, ना कोई कानून है, तो उसे क्या कहेंगे? कबीला कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसी व्यवस्था जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है।
ना कोई कानून है, ना कोई विधि के अनुसार शासन संचालित हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? कबीला कल्चर कहेंगे। होब्स लॉ रूसो ने यही सामाजिक समझौता का सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या है कि कुछ लोगों ने मिलकर के कहा कि आज के बाद में हम ना तो किसी पर आक्रमण करेंगे और ना ही आप हमारे पर आक्रमण करना, ना हम कमज़ोर हैं ना हम ताकतवर हैं। हम एक ऐसी संस्था गठित करेंगे। क्या करेंगे? एक ऐसी संस्था गठित करेंगे। कुछ लोग मिलकर के ये निर्णय लेते हैं कि हम एक ऐसी संस्था गठित करेंगे जिसके अनुसार क्या है कि वो हमें रोजगार देगी और वो ही निर्धारित करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, और वही कानून बनाएगी। हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की ये संस्था क्या करेगी? गठित करेगी। ये संस्था ही आगे जाकर क्या आई थी? राज्य के रूप में अस्तित्व में आई थी। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में देख लिया हमने। अब हम देखेंगे सरकार। साथियों, राज्य एक अमूर्त संस्था है और सरकार राज्य सरकार के माध्यम से क्या करेगा? लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो सरकार के बारे में देख लेते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, यानी कि कोई भी सरकार है, किसी भी देश की सरकार देख लो आप, वो तो 3 काम करती है। चाहे अमेरिकी सरकार देख लो, चाहे चीन की सरकार देख लो, चाहे भारत की सरकार देख लो, किसी भी डेमोक्रेसी की सरकार देख लो, आप 3 काम ही करेगी वो। कौन से? एक तो कैसे करना है, क्या करना है, और एक काम करेगी निगरानी का। कैसे करना है, क्या करना है और निगरानी का काम करेगी। कैसे करना है ये काम कौन करेगी? व्यवस्थापिका करेगी। और क्या करना है ये कार्यपालिका करेगी, और निगरानी का काम न्यायपालिका करेगी। जो हमें आगे की क्लासों में हम देखेंगे कि कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका भाग 5 में उसके बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं आगे की क्लासों में। तो कैसे करना है ये काम कौन करेगी? व्यवस्थापिका। और क्या करना है ये काम कौन करेगी? कार्यपालिका। और निगरानी का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। निगरानी का काम कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। व्यवस्थापिका का काम क्या होगा? व्यवस्थापिका कानून को कैसे बनाना, कानून का बनाने का काम करेगी। कानून बनाने का काम कौन करेगी? व्यवस्थापिका करेगी, कानून बनाना। और न्यायपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका करेगी कानून को लागू करना। कानून को लागू करना कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। और कार्यपालिका करेगी। और न्यायपालिका काम करेगी, न्यायपालिका यहाँ 2 काम करेगी। कानून बनाना व्यवस्थापिका करेगी। जो व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाया गया है उसको सही ढंग से लागू करेगी कौन? कार्यपालिका। और कार्यपालिका ये काम करेगी। न्यायपालिका क्या काम करेगी? पहला काम न्यायपालिका यहाँ पर यह करेगी कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है क्या वह सही ढंग से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो यदि सही ढंग से बनाया गया है तो न्यायपालिका दूसरे काम पर आएगी। और दूसरा काम क्या करेगी कि यदि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है क्या कार्यपालिका वह सही ढंग से कानून को सुव्यवस्थित तरीके से लागू कर रही है या नहीं कर रही है। जिस उद्देश्य के लिए कानून बनाया गया क्या वह उसी उद्देश्य के लिए कार्यपालिका कानून का लागू कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखेगी। यदि व्यवस्थापिका कानून सही ढंग से संवैधानिक नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी न्यायपालिका को है। और यदि कार्यपालिका सही ढंग से कानून को लागू नहीं कर रही है तो न्यायपालिका उसको सही ढंग से लागू करने का अधिकार दे सकती है। ये सरकार के ये 3 अंगी शक्तियों के क्या कहलाते हैं साथियों? पृथक्करण के नाम से जाना जाता है कि पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। ये किसने दिया था? शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत सबसे पहले मोंटेस्क्यू ने दिया था। मोंटेस्क्यू ने दिया था।
शक्तियों का पृथक्करण। तो हमारा आज का ये बेसिक संविधान के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक हुआ है। हम साथियों संविधान के बेसिक के ऊपर समथिंग 7-8 घंटे की क्लास रहेगी। आगे आने वाली वीडियो में भी हम लगभग 5-6 वीडियो में भी हम संविधान के बेसिक पर ही बात करेंगे, उसके बाद में संविधान के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।